हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्बस प्लैनेट्स यानी कि अस्त ग्रहों के बारे में। अक्सर कुंडली में देखते समय ये अस्त ग्रह कौन से है, रेट्रोग्रेड या फिर वक्री ग्रह कौन से है, मार्गी कौन से है, तो ये एक जनरल अध्ययन में हमें ध्यान में आता है। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जबकि कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो अस्तग्रह क्या होते हैं एक्चुअली? अस्तग्रह ये होते हैं कि जो सूर्य के साथ में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो और एक ही स्थान में दोनों का कंजंक्शन हो, जैसे कि सूर्य चंद्र। तो सूर्य और चंद्र जो है वो अगर क्लोज कंजंक्शन में आ जाए एक दूसरे के, मतलब कि सूर्य 12 डिग्री का है और चंद्र 14-15 डिग्री का है या 17 डिग्री का है, तो विद इन एक स्पेसिफिक रेंज में अगर वो कंजंक्शन में आ जाते हैं, कोई कोई भी दो ग्रह, मतलब सूर्य और एक ग्रह ऐसा सूर्य के साथ में, तो वो कंजंक्शन में वो सूर्य से अस्त हो जाता है वो ग्रह। जैसे कि सूर्य चंद्रमा अगर ये कंजंक्शन में है और वो डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में है, तो चंद्र सूर्य से अस्त हो जाएगा। या फिर चंद्र की जगह अगर गुरु रहेगा या फिर मंगल रहेगा, तो सूर्य की डिग्री और उस ग्रह की डिग्री अगर क्लोज कंजंक्शन में आ जाती है, तो वो केस में सूर्य से वो ग्रह अस्त हो जाएगा। अभी अस्त हो जाना मतलब जो ग्रह का इम्पैक्ट रहेगा वो एक तो बहुत कम मिलेगा, या तो फिर एकदम निग्लिजिबल रहेगा, या तो फिर रहेगा ही नहीं। तो उस ग्रह के इफेक्ट को अगर हमको पाना है, उसको बढ़ाना है इफेक्ट को, तो उसके लिए हमें रत्न का धारण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो उसमें कुंडली का जो मतलब कारक ग्रह है या फिर कुंडली का जो लगन स्थान का स्वामी है, तो उससे उस ग्रह की मित्रता भी होनी चाहिए। तब वो केस में हमें उस ग्रह का रतन यानी कि अस्त ग्रह का रतन पहना जा सकता है। और अगर वो कुंडली में ग्रह मारक हुआ या फिर वो लग्नेश का शत्रु हुआ, तो वो केस में अगर मारक ग्रह अस्त हो जाता है तो ये कुंडली के लिए अच्छा होता है और कुंडली के लिए पॉजिटिव इफेक्ट वो लाता है जब कभी उसकी महादशा चलती है। मतलब कि वो अस्त हो जाने से उसके निगेटिव इफेक्ट जो है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मारक ग्रह कुंडली का अस्त हो गया तो डेफिनेटली निगेटिव इम्पैक्ट या तो कम हो जाएंगे या तो फिर रहेंगे ही नहीं। तो ये कुंडली के लिए मारक ग्रह अस्त हो जाना अच्छी बात है। लेकिन कुंडली के लिए अगर कोई अच्छा ग्रह है और वो अस्त हो रहा है, जो लग्नेश का मित्र है, या फिर कुंडली के लिए जो वो ग्रह अच्छा है वो अगर वो अस्त होता है सूर्य से, तो उसके उपाय करने चाहिए और उसको बल में लाने के लिए उसका रतन जरूर धारण करना चाहिए। अब हम इसका विवेचन कुंडली से देखते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य के साथ कितने डिग्री तक कंजंक्शन में आने से अस्त होता है। तो बात करेंगे एक सैंपल कुंडली की और एक टेबल चार्ट की जो हमने स्टडी करके बनाया हुआ है। अस्त ग्रह जो सूर्य के साथ कंजंक्शन में आएंगे किसी एक स्थान में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगन में सूर्य और बुध यहाँ पे कंजंक्ट हुए हैं, तो अगर बुध है यानी कि मर्क्यूरी, ये टेबल में हम देख रहे हैं मर्क्यूरी जो है बुध, वो 13 डिग्री तक कंजंक्शन सूर्य के साथ रहेगा तो वो सूर्य से अस्त हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल सूर्य की डिग्री जो है, अगर वो 6 डिग्री का सूर्य पड़ा है यहाँ पे, 6 डिग्री और जो उसका पाद होता है नेक्स्ट वो जो भी रहेगा, लेकिन 6 डिग्री का रफली है, और बुध जो है वो अगर 12 डिग्री का यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसमें 6 डिग्री का डिफरेंस हुआ, 12 - 6 ये 6 डिग्री का डिफरेंस हो गया, जो कि 13 डिग्री से बीच में आता है, मतलब 13 डिग्री से कम हो जाता है। तो इस केस में ये बुध सूर्य से अस्त हो गया है। और क्योंकि ये लग्नेश का भी मित्र है, लग्न के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स बुध को दिए हैं, धन कुटुंब वाणी और लाभ स्थान का। तो बुध का बलाबल बढ़ाने के लिए हमें बुध का रत्न पन्ना इसमें ये कुंडली के लिए डेफिनेटली धारण करना चाहिए। लेकिन बुध जो है वो सूर्य से बल भी प्राप्त करता है, जब कभी सूर्य के साथ रहता है वो बुधादित्य योग बन जाता है। तो इसके अस्तता में एक्चुअल प्रमाण में कमी आ जाती है, सिर्फ बुध ग्रह के लिए, बाकी ग्रहों के लिए नहीं। तो बुध के लिए पन्ना धारण करना ये कभी भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी धारण किया जाता है इस कुंडली के लिए सूर्य के साथ में होते हुए, तो भी बुध इसमें अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि सूर्य से उसकी मित्रता है और सूर्य के वो साथ साथ चलता है, सूर्य के आजू बाजू में ही वो होता है या फिर सूर्य के साथ में होता है मोस्टली। तो ये बुधादित्य योग बनाने से बुध के लिए कंडीशन हुई, पन्ना धारण करोगे तो उससे और अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे कि यही सूर्य 6 डिग्री का है और इसके पहले स्थान, इसके एक स्थान पहले मतलब 12th हाउस में शनि बैठा हुआ है, और वो शनि सपोज 25 डिग्रीज का पड़ा हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये 25 डिग्री है शनि की यहाँ पे। तो ये 25 डिग्री का शनि और यहाँ पे सूर्य,
तो ये सूर्य जरूरी नहीं है कि जो ग्रह उसके साथ में बैठा हुआ है एक स्थान में, वो स्थान में ही वो उसको अस्त करेगा। नहीं, उसके एक स्थान आगे और उसके सूर्य के एक स्थान पीछे अगर डिग्री वाइज कंजंक्शन में वो डिफरेंस जो हमने यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, तो वो ग्रहों के साथ उस डिफरेंस के अंदर में वो डिग्री आ जाती है, तो वो फिर भी सूर्य एक स्थान पीछे या एक स्थान आगे भी उन ग्रहों को भी अस्त करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शनि यहाँ पे 25 डिग्री का पड़ा हुआ है, सूर्य 6 डिग्री का है, तो टोटल डिग्री डिफरेंस हुआ यहाँ पे 6 और यहाँ के 30 माइनस 25 यानी कि 5 डिग्री। तो 6 प्लस 5 यानी कि 6 प्लस 5 टोटल 11 डिग्री हो गया डिफरेंस। तो 11 डिग्री डिफरेंस अगर ये टेबल में हम देखते हैं तो शनि के साथ में मैक्सिमम डिफरेंस ये 15 डिग्री तो होना ही चाहिए ताकि वो अस्त ना करे, लेकिन यहाँ पे 11 डिग्री यानी कि 11 डिग्री आ रहा है, तो डेफिनेटली इस शनि को भी ये सूर्य ये जो है अस्त कर देगा। तो शनि का भी रत्न पहना जा सकता है, लेकिन ये कुंडली का मारक ग्रह है क्योंकि सूर्य से उसकी शत्रुता है और उसके साथ ये 6th हाउस का एक मार्क डिपार्टमेंट भी है, तो शनि का रत्न इसमें पहनना नहीं चाहिए। ये मारक ग्रह अस्त होने के कारण इस कुंडली के लिए वो अच्छा हो जाएगा। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं शुक्र, यानी कि जो एक अगले स्थान में है सूर्य से, यानी कि सेकंड हाउस में है। तो शुक्र की डिग्री सपोज मान लो यहाँ पे 22 डिग्रीज है शुक्र यहाँ पे, तो यहाँ से 30 माइनस 22 यानी कि 8 डिग्री और सूर्य की 6 डिग्री, तो 6 प्लस 8 इज 14 डिग्री। तो ये 14 डिग्री का डिफरेंस हुआ सूर्य और शुक्र के बीच में। लेकिन शुक्र जो है वो 9 डिग्री से ऊपर अस्त नहीं करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस ये ज़्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली शुक्र सूर्य की अस्तता से मुक्त हो जाएगा। मतलब कि शुक्र इस कुंडली में 22 डिग्री का ये अस्त नहीं करेगा, सूर्य इसको अस्त नहीं करेगा। लेकिन यही शुक्र अगर हम देखते हैं कि अगर यही 29 डिग्री का पड़ा हुआ है सपोज फॉर एग्जांपल, तो 29 डिग्री का मतलब 30 माइनस 29 इज 1 डिग्री और यहाँ पे 6 डिग्री, तो टोटल 7 डिग्री का डिफरेंस हुआ। तो ये 7 डिग्री का जो डिफरेंस रहेगा ये 9 से अंदर में है, 9 के अंदर में है, तो फिर इस केस में शुक्र को सूर्य अस्त कर देगा। तो शुक्र का प्रभाव उस स्थान में जो ग्रह है उसके साथ भी कंजंक्शन में आता है, और उसके आजू बाजू वाले जो उसके पहले वाला और उसके बाद में वाला स्थान में भी अगर ग्रह उस कंजंक्शन के भीतर में आते हैं, जैसे कि ये चार्ट में हमने जो दिया है इस कंजंक्शन के भीतर में आते हैं कंजंक्शन में, तो सूर्य डेफिनेटली उनको अस्त करेगा। और उस डिग्री के डिफरेंस के अगर ऊपर में है तो डेफिनेटली वो अस्त नहीं करेगा। अब एक एग्जांपल ऐसा भी देखते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल सूर्य और बुध ये एक ही स्थान में बैठे हुए हैं। सपोज जैसे कि इस कुंडली में दिया हुआ है कि सूर्य और बुध जो है वो लगन स्थान में पड़े हुए हैं, तो इस लगन स्थान में दोनों की डिग्री जो है, ये अब हम डिग्री देखेंगे कि सपोज फॉर एग्जांपल सूर्य की 6 डिग्री है और बुध की जो डिग्री है वो सपोज फॉर एग्जांपल 27 या 28 डिग्री है। सपोज इस बुध की डिग्री अगर ये 27 डिग्री है बुध, तो ये केस में डिफरेंस कितना हुआ 21 डिग्रीज का, 27 माइनस 6 यानी कि 21 डिग्रीज का डिफरेंस हुआ। तो ये 21 डिग्रीज का जो डिफरेंस है ये चार्ट में देखना पड़ेगा कि बुध को कितने डिग्री तक वो अस्त करेगा, ये 13 डिग्री तक ही करेगा, तो 21 यानी 13 से ज़्यादा। तो इस केस में एक स्थान में कंजंक्ट होने के बावजूद सूर्य ये बुध को अस्त नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमें स्टडी करना पड़ता है कि सूर्य कितने डिग्री तक अस्त करेगा, कौन से स्थान में अस्त करेगा और किन ग्रहों से कितने डिग्री तक वो कंजंक्ट रहेगा तो अस्त करेगा, ये टेबल के हिसाब से। तो टेबल के हिसाब से हमें वो देखना पड़ता है। अगर आप नेट पर से कुंडली निकालते हो इंटरनेट से किसी साइट से, तो उस साइट में आपको कंबस्ट, रेट्रोग्रेड, मार्गी, तो ऐसे हमको दिख जाएंगे। तो सी बोल कहे तो कंबस्ट हो जाएगा यानी कि अस्त हो जाएगा, तो उसमें ऑलरेडी दिया रहता है कि कौन सा ग्रह अस्त है सूर्य से, तो उसमें भी आप देख के टैली कर सकते हो इस चार्ट के साथ जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये थी जानकारी अस्त ग्रहों के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछिए। और फिर से एक बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े ताकि आप एस्ट्रोलॉजी सीख सके और आपके जो क्वेश्चन है उससे हम भी कुछ नॉलेज गेन कर सके। ये 2 वे प्रोसेस हो जाएगा। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करते तो हमें जैसे वैसे ही कमेंट करके बताएं, और आपको किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमें लिख के बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।